ईरान में उस वक्त दाखिल हुए जब ईरान पर सासानियों की हुकूमत थी और इसकी सत्ता पर सासानी बादशाह खुसरो परवेज बैठा हुआ था। ये वही खुसरो परवेज था जिसे उस दौर के लोग किसरा के नाम से पुकारते थे। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जिस ईरानी बादशाह को खत लिखकर इस्लाम की दावत दी थी वो यही खुसरो परवेज था। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि बरकातहू। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, साना खैरियत से हूँ। और इंशाअल्लाह जिस वीडियो में रिएक्शन देने जा रहे हैं नूर हदीस, इनके चैनल का नाम है, इनके चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब करिएगा और मेरी वीडियो को अंत तक देखिए। दोस्तों, इम्पोर्टेंट वीडियो है आज की। ईरान के बारे में आज हम पूरे मुकम्मल जानेंगे कि ईरान जो आज जो दिखता है, एक टाइम पे ईरान बहुत बड़ा मुल्क था। यानी कि समझ लीजिए ये भारत, अरब, तुर्की उर्की सब उसी में आता था। बहुत बड़ा मुल्क था ईरान। यानी कि दुनिया के आधे हिस्से वो ईरान की हुकूमत थी, लेकिन वो सासानियों की हुकूमत थी ईरान। और इस्लाम कैसे ईरान में दाखिल हुआ ये भी हम जानेंगे। हमारे प्यारे आका नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ईरान का जो उस वक्त बादशाह था अमीर खुसरो करके, उसको एक ख़त भी लिखा और इसको इस्लाम की दावत दी, लेकिन उसने तकब्बुर में, घमंड में, गुरूर में उस ख़त को फाड़ दिया और कहा कि आपकी हिम्मत कैसे हुई कि मेरे नाम से पहले अपना मोहम्मद का नाम लिख दिया। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेशन गोई की और कहा कि ईरान बहुत जल्द टुकड़ों में बढ़ जाएगा। तो आइए हम पूरी सच्चाई, पूरी हकीकत जानेंगे कि ईरान में इस्लाम किस तरह से दाखिल हुआ, क्या इतिहास है ईरान में इस्लाम का, और आज जो ईरान है वो कितना ताकतवर है, कितना पावरफुल है, उसको कोई क्यों हरा सकता है या नहीं हरा सकता है, या क्या मामला है, क्या हकीकत है, पूरी सच्चाई जानेंगे इस वीडियो के ज़रिए से हम। तो वीडियो को आप लोग एंड तक ज़रूर देखिएगा और अच्छी लगे तो शेयर करिएगा। तो चलिए बिना देरी पहले वीडियो स्टार्ट करते हैं, फिर उसके बाद बात करते हैं। ईरान में इस्लाम का इतिहास सदियों पुराना है। मुसलमान 6ठी सदी ईस्वी में ईरान में उस वक्त दाखिल हुए जब ईरान पर सासानियों की हुकूमत थी और इसकी सत्ता पर सासानी बादशाह खुसरो परवेज बैठा हुआ था। ये वही खुसरो परवेज था जिसे उस दौर के लोग किसरा के नाम से पुकारते थे। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जिस ईरानी बादशाह को खत लिखकर इस्लाम की दावत दी थी वो यही खुसरो परवेज था। खुसरो परवेज के दौर का ईरान आज के ईरान से बहुत बड़ा था। ये दुनिया की सबसे बड़ी सल्तनत थी जिसकी सरहदें तुर्की, ओमान, सीरिया, अजरबैजान, आर्मेनिया से लेकर एशिया और भारत तक फैली हुई थी। ये सल्तनत आधी दुनिया पर राज करती थी और जब उसके बादशाह को हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इस्लाम की दावत दी तो उसने गुरूर और तकब्बुर में उनके भेजे खत को फाड़ दिया और कहा कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुमने खुसरो परवेज के नाम से पहले मोहम्मद का नाम लिख दिया। खुसरो परवेज की इस गुस्ताखी पर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने पेशन गोई की कि खुसरो की सल्तनत कुछ ही दिनों में टुकड़े टुकड़े हो जाएगी। और फिर नबी के फरमान के 15 साल बाद ही हजरत उमर ने इस सल्तनत के 2 टुकड़े कर दिए और ये सल्तनत हमेशा हमेशा के लिए दुनिया के नक्शे से गायब हो गई। इस्लाम के आने से पहले ईरान में पारसियों का राज हुआ करता था और यही धर्म ही वहाँ का सरकारी मजहब था। लेकिन खुसरो परवेज की एक गलती ने ईरान का पूरा जोग्राफिया बदल दिया। ईरान मजूसियों का देश था और यहाँ के लोग आग की पूजा करते थे। मुसलमानों के आने तक यहाँ की एक बड़ी आबादी इसी जरतुश्त धर्म को मानती थी। मशहूर सहाबी हजरत सलमान फारसी भी इस्लाम कबूल करने से पहले एक मजूसी थे। इन्होंने ही बिस्मिल्लाह का फारसी तर्जुमा किया था। ईरान का पुराना नाम फारस था और इस फारस में जिस पहले मुसलमान ने कदम रखा उनका नाम हजरत खालिद बिन वलीद रदियल्लाहु ताला अन्हु था। खालिद बिन वलीद के अंडर मुसलमानों ने पहली बार 633 ईस्वी में ईरानियों का मुकाबला किया और मेसोपोटामिया शहर को फतह कर लिया। जिस वक्त खालिद बिन वलीद ने ईरान पर हमला किया उस वक्त उसकी सत्ता पर हरमूज बैठा हुआ था। कहा जाता है कि हरमूज एक जालिम बादशाह था जो हिंदुस्तान और अरब से आने वाले व्यापारियों पर जुल्म और तशद्दुद करता और उनके माल को लूट लिया करता। किसी में हिम्मत नहीं थी कि वो इनके अत्याचारों का विरोध कर सके। क्या हिंदू, क्या मुसलमान, क्या ईसाई, हर कोई उसके अत्याचारों से पीड़ित था। जब यह खबर खलीफा अबू बकर को मिली तो उन्होंने खुद हरमूज का हिसाब करने का फैसला किया और अपने सबसे ताकतवर कमांडर खालिद बिन वलीद को 18,000 फौजियों के साथ ईरान रवाना कर दिया। खालिद बिन वलीद के आने की खबर ईरानियों को पहले ही मिल चुकी थी। जब वो ईरान पहुंचे तो दुनिया की सबसे बड़ी फौज उनका मुकाबला करने के लिए पहले से ही इंतजार कर रही थी। लेकिन खालिद कोई आम इंसान नहीं थे। ये वो कमांडर थे जिन्होंने अपनी जिंदगी में 125 से ज्यादा जंगें लड़ी और एक में भी शिकस्त नहीं खाई। एक तरफ खालिद बिन वलीद के चंद फौजी थे और दूसरी तरफ हरमूज की लाखों की फौज और जंग का मैदान था। ईरान का काजिमा शहर यही वो शहर था जहां पर मुसलमानों ने पर्शियन एम्पायर के साथ अपनी पहली जंग लड़ी और इस जंग को नाम दिया गया जंगे सलासील का। ये इतिहास की ऐसी जंग थी जो शुरू होते ही खत्म हो गई। सासानी बादशाह हरमूज ने खालिद बिन वलीद को चैलेंज किया कि अगर दम है तो अकेले मुकाबला कर। खालिद बिन वलीद ने अपने पहले ही वार में हरमूज का सर धड़ से अलग कर दिया। इस मंजर को देखकर ईरानी फौज में दहशत फैल गई और वो मैदान छोड़कर भाग गए।
इस जंग ने फारस के लोगों में मुसलमानों की ऐसी दहशत बिठाई कि सालों साल तक कोई उनका मुकाबला करने को तैयार ना हुआ। मुसलमानों ने इस पहली जंग में ही पर्शियन एम्पायर के परखच्चे उड़ा दिए और फिर जब 636 ईस्वी में हजरत उमर ने साद बिन वकास को फारस की तरफ रवाना किया तो सासानी सल्तनत का हमेशा हमेशा के लिए खात्मा हो गया। साद बिन वकास ने सासानी बादशाह यज़गर्द सोम को ऐसी शिकस्त दी कि फारस में उसका नाम लेने वाला भी बाकी नहीं रहा। जिस फारसी सल्तनत को बाज़ंतीनी एम्पायर भी खत्म नहीं कर पाया, मुसलमानों ने उसे चंद दिनों में ही मिट्टी में मिला दिया। मुसलमानों के 30,000 के लश्कर ने यज़गर्द को जंगे कदसिया में न सिर्फ शिकस्त दी बल्कि उनके कमांडर रुस्तुम को भी मौत के घाट उतार दिया। रुस्तुम के मरते ही यज़गर्द के लश्कर में अफरा तफरी फैल गई और ईरान में इस्लामी निजाम नाफिज हो गया। मुसलमानों ने बड़ी आसानी से फारस की राजधानी को अपने कब्जे में ले लिया और फिर एक के बाद एक शहर फतह करते चले गए। हमले से पहले साद बिन वकास ने यज़गर्द बादशाह को दावत दी थी कि अगर वो इस्लाम कबूल कर ले तो मुसलमान अपनी फौज के साथ वापस लौट जाएंगे, लेकिन उसने जंग को चुना और फिर इसी जंग ने ईरान से 400 साल पुरानी सल्तनत का खात्मा कर दिया। इस जंग की फतह के बाद ईरान अब पहला गैर अरब देश था जहां पर इस्लाम सबसे पहले दाखिल हुआ। ईरान में इस्लाम को पहुंचाने में हजरत उमर का बड़ा किरदार रहा। उन्होंने न सिर्फ ईरान में इस्लामी हुकूमत कायम की बल्कि इस्लाम के प्रचार प्रसार के लिए वहां पर सैकड़ों मस्जिद और मदरसे कायम किए। ईरान के मजूसी अपनी सल्तनत के खत्म होने का जिम्मेदार हजरत उमर को ही मानते थे, क्योंकि हजरत उमर ने ही साद बिन वकास को ईरान फतह करने के लिए फारस भेजा था। ईरान के आग पूजने वाले इन मजूसियों की नफरत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उन्होंने अपनी शिकस्त का बदला लेने के लिए हजरत उमर को भी शहीद कर दिया। हजरत उमर को शहीद करने वाला अबू लुलू एक फारसी ईरानी आतिश परस्त था। सन 650 के आते आते मुसलमानों ने पूरे फारस को फतह कर लिया और पूरा ईरान इस्लामी खिलाफत का हिस्सा बन गया। ईरान के आखिरी बादशाह यज़गर्द सोम की बेटी शहर बानो ने हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से निकाह कर लिया और इस तरह ईरान के शाही खानदान में भी इस्लामी खून बहने लगा। मुसलमानों ने 651 में इस्फहान, अज़रबैजान, सकास्तान, आर्मेनिया और खुरासान के पूरे इलाके फतह कर लिया। 8वीं सदी ईस्वी में जब अब्बासी खिलाफत की स्थापना हुई तो उसने ईरान को तरक्की की बुलंदियों पर पहुंचा दिया। मुसलमानों ने विज्ञान और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में ऐसी तरक्की की कि यूरोप के लोग इल्म हासिल करने के लिए ईरान आने लगे। इतिहासकारों के मुताबिक 8वीं सदी तक ईरान की 25% आबादी इस्लाम कबूल कर चुकी थी और ईरान में बैठकर दुनिया के तरक्की की कहानी लिखी जा रही थी। 11वीं सदी के आते आते ईरान की 100% आबादी इस्लाम कबूल कर चुकी थी और यही वजह है कि कुरान का सबसे पहला तर्जुमा फारसी भाषा में ईरान के लोगों के लिए ही किया गया था। ईरान के बगैर इस्लाम का वो तस्वुर सामने नहीं आ सकता था जो आज पूरी दुनिया देख रही है। इसी ईरान में इमाम बुखारी, इमाम मुस्लिम, इमाम गजाली और इमाम अबू हनीफा जैसे उन आलिमों की पैदाइश हुई जिन्होंने मुसलमानों के सोचने, समझने और देखने का नजरिया बदल दिया। आज पूरी दुनिया में इनके करोड़ों चाहने वाले मौजूद हैं। ईरान में ऐसे ऐसे वैज्ञानिक और ऐसे ऐसे आलिम पैदा हुए जो आज पूरी दुनिया के लिए रहनुमाई का जरिया बने हुए हैं। इस्लाम ने ईरान में ऐसी जड़ें जमाई कि वहाँ सदियों तक मुसलमानों के इल्म फन का मरकज बना रहा। इसी ईरान में मौलाना रूमी और बायजीद बस्तामी जैसे शायर पैदा हुए। इस सरजमीन पर जाबिर बिन हयान, अल ख्वारिज़मी और अल बैरूनी जैसे मुस्लिम साइंटिस्टों की पैदाइश हुई जिनकी लिखी किताबें आज ऑक्सफोर्ड जैसी यूनिवर्सिटियों में पढ़ाई जाती है। मशहूर सूफी बुजुर्ग शेख अब्दुल कादिर जिलानी और इमाम गजाली इसी ईरान के रहने वाले थे। जब पूरा यूरोप और पश्चिम अंधेरे में डूबा हुआ था तब ईरान के मुसलमान आविष्कार पर आविष्कार किए जा रहे थे और यही मुसलमानों का वो सुनहरा दौर था जिसे आज गोल्डन एज के नाम से जाना जाता है। 8वीं सदी ईस्वी से लेकर 17वीं सदी ईस्वी तक दुनिया में विज्ञान पर सबसे ज्यादा किताबें फारसी और अरबी भाषा में लिखी गई। ईरान सैकड़ों सालों तक अलग अलग मुस्लिम सल्तनतों का हिस्सा रहा। इस पर सामानियों, सल्जूकियों, सफियों और गजनवी एम्पायर ने सालों तक हुकूमत की। बादशाहत और शहनशाहत का यह सिलसिला 1979 तक चलता रहा जब तक इमाम खुमैनी ने ईरान से पहलवी साम्राज्य का खात्मा नहीं कर दिया। ईरान में आज 50,000 से ज्यादा मस्जिदें मौजूद है और यहाँ पर 9 करोड़ से ज्यादा मुसलमान रहते हैं। ये वो देश है जो आज पूरी दुनिया में मुसलमानों की उम्मीद बना हुआ है। ईरान ने पिछले 30 सालों में टेक्नोलॉजी के मामले में खुद को इतना मजबूत कर लिया है कि इजराइल की भी हिम्मत नहीं कि वो सामने से उसका मुकाबला कर सके। ईरान के पास 551 एयरक्राफ्ट, 4000 टैंक, 21 युद्धपोत, 19 पनडुब्बियां और 65,000 बख्तरबंद गाड़ियां मौजूद है जो उसकी ताकत को बताने के लिए काफी है। ईरान आज मिस्र और इजराइल के बाद मिडल ईस्ट की तीसरी सबसे बड़ी ताकत बन चुका है। विरोधियों ने ईरान को खत्म करने की बहुत सी कोशिशें की लेकिन वो आज भी सीना ताने दुनिया के सामने खड़ा है। न जाने कितने मंगोल आए, न जाने कितने बादशाह गुजरे, लेकिन ईरान को खत्म नहीं कर पाए। आज भी बातिल ताकतें ईरान के वजूद को मिटाने की कोशिशों में है, लेकिन ईरान लोगों के दिलों में अपनी जगह बनाता जा रहा है। ईरान जिस ताकत के साथ फलस्तीन का साथ दे रहा है वो इतिहास के सुनहरे पन्नों में लिखने के काबिल है। तो दोस्तों, ये था हमारा रिएक्शन जो हमने देखा। ईरान जो आज दिख रहा है ये एक ज़माने में पूरी आधी दुनिया पे सामने ज़्यादा हुकूमत थी ईरान की, और वो सासानियों की हुकूमत थी। ये भी हमने इस वीडियो के जरिए जाना और उसने हमारे प्यारा का नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खत भी फाड़ दिया, ये भी हमने जाना। और हाँ, प्यारे नबी ने पेशन गोई की जो आज ईरान टुकड़ा टुकड़ा मुल्क, मतलब जो बहुत बड़ा कभी मुल्क हुआ करता था, आज वो लगभग सीमित है। लेकिन हाँ, इस बात की ईरान की तारीफ़ है कि जिस तरह से वो फ़िलिस्तीन की मदद कर रहा है, सुनहरे अक्षरों में उसका नाम लिखा जाना चाहिए। बाकी मुल्क जो है और तमाम जो गल्फ़ कंट्री हैं वो समझिए ग़ुलामी की ज़िंदगी जी रही हैं। कम से कम ऐसा काम करके जाओ जो दूसरों को काम आ सके, दूसरों की मदद कर सकें। ग़ुलामी ज़िंदगी नहीं जीना चाहिए। तो ईरान इस मामले में बहुत अच्छा है और मुसलमानों की
उम्मीद बनी हुई है, ये समझ लीजिए एक तरीके से। जिस तरह से ईरान लड़ रहा है इसराइल से, अमेरिका से, समझ लीजिए तमाम मुल्कों से, समझ लीजिए उसकी जंग चालू है, क्योंकि इसराइल का सपोर्ट फुल जो कर रहा है वो है अमेरिका, और जो उसके आसपास के देश हैं, कतर हैं, सब जॉर्डन है, और जो भी तमाम ममालिक हैं, ये सब ग़ुलाम है समझ लीजिए। लेकिन ईरान ग़ुलाम नहीं है और बहुत मजबूत, पावरफुल और ताकतवर मुल्क है, जिस पे इसराइल भी हिम्मत नहीं कर रहा उस पर हमला करने की। तो ये था हमारा रिएक्शन, जो उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। हम आपसे मुलाकात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।